हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आज देखेंगे हम लोग यह क्वेश्चन जो आपके एस्टेट पेपर 1 में पीवाईक्यूज थे, वो सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 25 प्रश्न को देख लिया था इसके पहले वाले सेशन में। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप लोगों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसका लिंक दे देंगे, ठीक है। जब वीडियो के नीचे देखेंगे छोटा सा मोर आपको दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके जब जाएंगे तब आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं ना। तो चलिए हम फटाफट शुरू करेंगे यहाँ पे सारे प्रश्नों को। दोस्तों एक चीज़ बता दें आप लोगों के लिए, भले ही ये आपका एस्टेट का पीवाईक्यू है, लेकिन आप लोग सभी तमाम जो संगीत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इस बार आपका भी एस्टेट में पूछा है, हो सकता है अगली बार आपका बीपीएससी में पूछ दिया जाए, अगली बार आपका DSSS में, EMRS, एस्टेट, यूपी TGT है ना। तो ये सारे लोगों के लिए है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपने सेशन को, लेकिन बस उससे पहले खास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आइए प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा, रोला शब्द किस गायन विधा से संबंधित है? अगर हम रोला शब्द के बारे में बात कर लेंगे तो किससे हो जाएगा? क्या प्रबंध से, कव्वाली से, ठुमरी से, टप्पा से? किससे हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका 26 नंबर जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा प्रबंध से, ठीक है। प्रबंध से बता चुके थे, प्रबंध के 4 धातु हैं, प्रबंध के कितने 6 अंग हैं और प्रबंध की 5 जातियां हैं। पिछले सेशन में बताए थे ना पूरा कौन कौन सा है, नहीं है ना। चलिए, कव्वाली के आविष्कारक आप लोग को पता होगा कि कव्वाली जो है इसके आविष्कारक जो है अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक है। कव्वाली आपका हो गया। उसके बाद फिर ठुमरी का आविष्कारक कौन माने जाते हैं? वाजिद अली शाह माने जाते हैं। टप्पा के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं आपके, क्या उनका नाम है? टप्पा के मियाँ सोरी, यानी इसको कह सकते हैं सोरी मियाँ माने जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। कव्वाली में आपको निज़ामुद्दीन, ये मोइनुद्दीन चिश्ती भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे 26 नंबर के बाद 27 नंबर का प्रश्न है कि धमार गायन विधा निम्न में से किस संबंध है? निम्न में से किस संबंध है? किससे संबंध है, ठीक है। धमार गायन विधा निम्न में से किससे संबंध है, संबंधित है? क्या ध्रुपद से, गजल से, होरी से, भजन से? किससे हो जाएगा? यहाँ पे क्या जवाब रहेगा? तो यहाँ पे आपका जवाब रहेगा धमार गायन विधा जो है आपका होरी से संबंधित हो जाएगा। और ये धमार गायन विधा का संबंध तो होरी से है, लेकिन गाया जाता है किस ताल में? तो ये धमार ताल में गाया जाता है। धमार गायन भी होता है ना, तो ये धमार ताल में। और ये कैसी ताल है, कितनी मात्रा की? तो 14 मात्रिक ताल है। और ये आपका विषमपदी ताल है ना, क्योंकि इसके विभाग में जो है कितने होते हैं? 5, 2, 3, 4 इस तरह से मात्राएं होती है, इसलिए इसको कहा जाता है विषमपदी। चलिए, ध्रुपद का तो आपको पता है कि ये आपका 4 ताल सुरताल हो जाएगा। गजल जो है आप लोग 6 मात्रे, 7 मात्रे, 8 मात्रे वाली ताल के साथ जो है गजल गा लेते हैं, है ना। चलिए, भजन जो है आपको ये भी 8 मात्रा वाले ताल में गा लेते हैं, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था? देखिए, हुआ था तो ये किसके द्वारा? राजा मान सिंह तोमर जी के द्वारा हुआ था। किनके द्वारा? मान सिंह तोमर। और किस शताब्दी पूछ रहा है ना, ये कौन सी शताब्दी हो जाएगी? क्या 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 21वीं, 13वीं? क्या यहाँ पे जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15वीं शताब्दी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 29 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? देखिए, अभी जस्ट मैंने रिपीट किया है आप लोगों को वही क्वेश्चन जो कि बताया, यहाँ पे पूछा जा रहा है। अभी आप लोग को क्या बताया मैंने कि धमार गायन शैली है जो किस ताल में गाया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? 4 ताल, धमार ताल, रूपक, तिवरा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका धमार ताल, ठीक है। धमार गायन धमार ताल में, ठीक है। और इसमें मात्रा बता दी, इसमें कितना मात्रा? तो 14 मात्रा होता है। 5, 2, 3, 4 वाली वो विभाग होते हैं ना। चलिए 4 ताल की अगर बात कर लेता है कोई, तो आपको क्या बताना है? इसमें 12 मात्रा होते हैं और 6 विभाग होता है। रूपक ताल और तिवरा ताल ये दोनों 7 मात्रिक ताल हैं, और इसके विभागों की संख्या की बात कर लेंगे तो 3 विभाग इसके माने जाते हैं, है ना, रूपक और तिवरा के। देखिए एक चीज क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है यहाँ पे, ये तो आंसर हो गया ना। रूपक ताल इसके क्या होता है? इसके पहली मात्रा पे ही खाली होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस ताल के पहली मात्रा पे खाली होता है, तो आपको ध्यान रखना है रूपक ताल की पहली मात्रा पे। और ये मात्रा कितना बताए?
7 मात्रिक ताल बताए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन है कि सिद्धेश्वरी देवी किसके लिए प्रसिद्ध है। सिद्धेश्वरी देवी क्या ध्रुपद के लिए, ख्याल के लिए, ठुमरी के लिए, धमार के लिए। तो संबंध इनका पूछा जाए जब भी तो किस चीज़ से संबंध, तो आपको बताना है कि गायन से संबंध होगा इनका। किससे? गायन से संबंध हो जाएगा। लेकिन कौन से गायन से? ध्रुपद से, ख्याल, ठुमरी, धमार, यही तो पूछा जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठुमरी से हो जाएगा सिद्धेश्वरी देवी का। ठीक है, ये जो है सिद्धेश्वरी देवी को कहा जाता था, ये मर्दाना गायक के नाम से भी प्रसिद्ध थे, मर्दाना गायक भी इनको कहा जाता था, सिद्धेश्वरी देवी, है ना। और बनारस घराना था इनका, कौन सा घराना? तो बनारस घराने की ये ठुमरी गायिका मानी जाती हैं सिद्धेश्वरी देवी जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि डागर बाणी के प्रवर्तक कौन है। देखिए डागर बाणी हो गया, फिर आपका खंडार वाणी हो गया, नौहार वाणी हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके ध्रुपद के जो है ना, ध्रुपद की वाणियाँ, तो वही उनकी वाणियाँ हैं। और ध्रुपद की कितनी वाणियाँ मानी जाती है? ध्रुपद की कितनी वाणी? तो आपको पता है 4 वाणी माना जाता है। ठीक है, खंडार वाणी, डागर वाणी, गोबरहार वाणी, नौहार वाणी, है ना। तो ये सब 4 क्या है? वाणियाँ। तो डागर वाणी पूछा है ना, तो डागर वाणी आपका क्या हो जाएगा? आपके हो जाएंगे ब्रजचंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा ब्रजचंद। वहीं आपसे पूछा जाए श्रीचंद की, तो श्रीचंद का संबंध जो होता है वो नौहार वाणी से होता है। समोखन खां अगर पूछेगा आपको तो बताना है क्या? खंडार वाणी से इनका संबंध होता है। और तानसेन के बारे में अगर पूछा जाएगा आपसे तो बताना इनका संबंध गोबर हारवाणी से है, ध्रुपद के गोबर हारवाणी। तो ठीक है, क्लियर हो गया। गोबर हारवाणी, खंडार वाणी, नौहार वाणी और डागर वाणी, ये 4 प्रकार की वाणियां हैं, जिसमें से आपको क्या बोला जाता है? ये जो है आपका गोबरहार वाणी, इसको बोला जाता है राजा वाणी। ठीक है, ये भी आपसे पूछ दिया जाए, हो सकता है, याद रखिएगा, राजा वाणी, है ना। डागुर वाणी को बोला जाता है, डागुर वाणी को मंत्री वाणी। ये जो आप दिख रहे हैं इसका जो संबंध ब्रजचंद से है, तो ये डागुर वाणी मंत्री कहलाता है। और समोखन खां वाला क्या कहलाता है वाणी? वो कहलाता है आपका सेनापति। क्या कहलाता है? सेनापति, है ना, सेनापति वाणी कहलाता है। और आपका श्रीचंद वाला क्या कहलाता है? इसको सेवक वाणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवक वाणी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको याद रखने काफ़ी ज़रूरी हैं, जो कि आपके बीपीएससी के अंदर भी पूछ दिए जा सकते हैं और आपके एस्टेट के अंदर भी पूछ दिए जा सकते हैं। तो आप लोग जो है हर तरफ से प्रिपेयर रहिए, अपने आप को तैयार रखिए, है ना। तो क्वेश्चन जो आए तो आपको छूटे नहीं। देखिए एक चीज़ और बता दें आप लोग को कि पीडीएफ आप लोग को कैसे मिलेगा, ये आपको क्लास के अंत में हम क्लियर कर देंगे, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते चलेंगे। यहाँ पे 32 नंबर का, रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं? तो पंडित रविशंकर जो क्या बजाते थे? तो सितार बजाते थे, सितार वादक थे। इनके गुरु कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खां साहब। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा घराना होगा यहाँ पे, क्या मैहर, इंदौर, सेनिया, इटावा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैहर। क्योंकि मैहर घराने के संस्थापक ही माने जाते हैं कौन? उस्ताद कौन? अलाउद्दीन खां। ठीक है, अलाउद्दीन खां। और ये अलाउद्दीन खां के एक पुत्र जिनका नाम बहुत प्रचलित है, जिनका नाम क्या है? तो अली अकबर खां। अली अकबर खां ये भी क्या करते थे? पिता की तरह ये भी सरोद वादक थे, ये भी सरोद बजाते थे। और एक थे आपकी इनकी पुत्री कौन? पुत्री अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी के बारे में अगर पूछा जाए आपसे कि अन्नपूर्णा देवी क्या बजाती थी, तो ये अन्नपूर्णा देवी बजाती थी सुरबहार। इनका संबंध हो जाता है किससे? सुरबहार से इनका संबंध हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकला? पंडित रविशंकर का घराना, मैहर घराना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि टप्पा गायक मियाँ सौरी किस राजा के आश्रय में थे? देखिए टप्पा गायक जो थे मियाँ सौरी, आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। तो कौन किसके दरबार में? अकबर के दरबार में थे, मुबारक खां के दरबार में, गुलाम रसूल के दरबार में, या जहांगीर के दरबार में? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को माना गया है, गुलाम रसूल के दरबार में कहा जाता है कि ये थे। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपका जो है गुलाम रसूल जो है इनके मियाँ सोरी मियाँ के पिता थे। ठीक है, गुलाम रसूल। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 34 नंबर का कि साम वेद के 3 स्वरों में से एक है। 3 स्वर, देखिए साम वेद में यानी कि सामिक जो स्वर होते थे वो 3 स्वर होते थे। 3 स्वर कौन कौन सा? एक तो आपका होता था उदात दूसरा होता था अनुदात और तीसरा स्वर हो जाता था आपका स्वरित। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन होगा? उदात, क्रुष्ट, अनिष्ट, संचारी।
तो यहाँ पे आपको जो एक स्वर दिख रहा है ये उदात्त दिख रहा है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सामवेद के 3 स्वरों में से एक आपका उदात्त है, दूसरा अनुदात है और तीसरा स्वरित है। ठीक है, उदात जो थे इसको ऊंचे स्वर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऊंचा स्वर। अनुदात को क्या कहते थे? नीचा स्वर। और स्वरित को क्या कहते थे? मध्यम स्वर, है ना। ठीक है, जिसके अंतर्गत श्रुति भी बता चुके थे कि उदात वाले में कितने श्रुतियों को रखा गया है, अनुदात में कितने श्रुतियों वाले स्वर को रखा गया है, स्वरित वाले में कितने श्रुति वाले स्वर को रखा गया है ना। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को करवा दिए हैं और करवाते आ रहे हैं, जस्ट पिछले सेशन में भी बताए थे, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 35 नंबर का। सर्वप्रथम रचित वेद का नाम है, यानी सर्वप्रथम रचित वेद कह लें या फिर सबसे पुराना वेद कह लें या सबसे प्राचीन वेद कह लें, बात जो है आपका तीनों एक ही है और बात यह है बराबर है। ठीक है, तो सर्वप्रथम रचित वेद सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ऋग्वेद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, और ऋग्वेद में जो है बहुत सारी ऋचाएं हैं और इन ऋचाओं का संग्रह जो कहाँ किया गया है? सामवेद में। ठीक है, ऋग्वेद के ऋचाओं को संग्रह कर दिया गया है सामवेद में। और सामवेद का बताया जाता है कि कितना भाग? सामवेद का बताया जाता है 2 भाग। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो आपका बताया जाता है कि आर्चिक संहिता, ठीक है, आर्चिक संहिता, और दूसरा गान संहिता। यानी आर्चिक संहिता में जो है ऋग्वेद का जो मंत्र है उसका वो क्या किया गया है? उसको रखा गया उसमें। और गान संहिता में जो दूसरा पार्ट है उसका, उसमें गाने की विधि के बारे में चर्चा किया गया है सामवेद में। ठीक है, इस हिसाब से पूछा जाता है कि संगीत का उत्पत्ति जो है आपका ये सामवेद से ही माना जाता है। ठीक है, संगीत की उत्पत्ति कहा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक वेद किसे माना जाता है? तो सामवेद को ही माना जाता है। लेकिन भले ही आपका सर्वप्रथम वेद कहे या सबसे प्राचीन वेद कहे, तब आपका ऋग्वेद ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 36 नंबर का कि साम गायक में कितने गायक होते थे? साम गायन में कितने गायक होते थे? क्या 5, 3, 2, 7? तो साम गायन में आपका होता था कितने गायक? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 गायक। कौन कौन सा? एक तो आपका होता था उद्गाता, दूसरा होता था उद्गाता, प्रस्तोता, ठीक है, और तीसरा होता था प्रतिहर्ता। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो है गायक होते थे, उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता, ये 3 गायक होते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा देख लेंगे 37 नंबर का कि वैदिक काल में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? क्या उदार कला, रूपात्मक कला, शिल्प कला, प्रतीकवादी कला? क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिल्प कला। ठीक है, वैदिक काल में कला के लिए शिल्प कला शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का कि गीत और आलाप के छोटे खंडों को क्या कहते हैं? क्या रूपकालप्ति कहते हैं, विदारी कहते हैं, मातु कहते हैं या प्रतीकवादी कला कहते हैं? क्या कहते हैं? तो गीत अथवा आलाप के जो छोटे छोटे जो खंड होते हैं मेरे दोस्त, उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी विदारी कहते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है, गीत के छोटे छोटे खंड या भाग को विदारी कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए कहीं पे आपको रूपकालप्ति भी मिल जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, विदारी कहते हैं उसको। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है 39 नंबर का कि यज्ञों में प्रमुख गायक को क्या कहते हैं? क्या उद्गाता, रीता, आर्चिक, ब्रह्मा? तो यहाँ पे आपका जवाब क्या हो जाएगा? यज्ञों के जो मुख्य गायक थे इनको कहते हैं मेरे दोस्त उद्गाता। ठीक है, यज्ञों के यानी कि उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता, ये 3 होते थे ना, तो 3 में जो आपका मुख्य जो होता था वो आपका उद्गाता ही होता था। और इसको कहा जाता है कि साम गान करने वाले को प्राचीन काल में उद्गाता ही कहते थे। ठीक है, उद्गाता यानी सामगान के मुख्य गायक को उद्गाता कहते थे। वैसे करते थे तो तीनों, उद्गाता, प्रस्तुता, प्रतिहर्ता, लेकिन जो मुख्य गायक होता था, जो मुख्य ऋत्विज होता था आपका, वो उद्गाता कहलाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है कि साम उस समय का क्या था? क्या लौकिक संगीत था, शास्त्रीय संगीत था, वैदिक संगीत था या सभी था? यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका कि साम जो था वो उस समय का वैदिक संगीत था, क्योंकि वैदिक काल में ही तो प्रचलित था ना, वैदिक काल में ही प्रचलित था ना सामगान। सामगान पूछेगा कब प्रचलित था? तो वैदिक काल में। तो वैदिक तो साम क्या हुआ करता था उस समय का? वैदिक संगीत हुआ करता था। ठीक है, चलिए
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 41 नंबर का यहाँ पे कि दक्षिण संगीत पद्धति को क्या कहा जाता है। बहुत ही सिंपल, क्या पाश्चात्य संगीत पद्धति, कर्नाटक संगीत पद्धति, ताल पद्धति या उत्तरी संगीत पद्धति। तो दक्षिण संगीत पद्धति है तो उसको कहेंगे कर्नाटक संगीत पद्धति। क्वेश्चन आते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में यानी हमारे भारत में जो है कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं। तो आपको बताना है क्या, 2 प्रकार की प्रचलित है। तो एक आपका उत्तरी, ठीक है, एक आपका उत्तरी और दूसरा आपका दक्षिणी। तो उत्तरी संगीत पद्धति को कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत को पद्धति को कहते हैं कर्नाटकी संगीत पद्धति। ठीक है, तो ये आपके 2 प्रकार हो गए हैं। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 42 नंबर का कि ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है। देखिए ध्रुव ताल, ये आपके कर्नाटकी तालों के बारे में पूछा जा रहा है। ये कर्नाटकी तालों के बारे में आप लोग को पता है कि कर्नाटक की जो प्रमुख जो तालें हैं वो कितनी तालें हैं। तो कर्नाटक में प्रचलित जो प्रमुख जो तालें हैं वो 7 ताल हैं और प्रत्येक की 5 जातियां मिलकर कुल 35 तालें बन जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो उन 7 में से एक आपका है ध्रुव ताल। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है, क्या 13 मात्रा, 12 मात्रा, 20 मात्रा या 14 मात्रा। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ध्रुव ताल में 14 मात्रा, ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि मठ ताल में कितनी मात्रा होती है कर्नाटकी संगीत के मठ ताल में। ठीक है, चलिए तो 5 जातियों के बारे में भी आप लोग जानते हैं, त्रिस्थ, चतस्थ, खंड, मिश्र, संकीर्ण, ये आपके 5 जो है जातियां मिलकर बन जाती है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत में कृति के कितने अंग हैं। कृति, कृति के कितने अंग हैं। कृति क्या एक रचना है ना वहां का कृति, तो उसके कितने अंग है, जैसे कि कृति हो गए, पदम हो गया, है ना, जाबली हो गया, वो सब क्या है, वो सब रचना है। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कृति, तो कृति के कितने अंग हैं, क्या 3, 4, 5, 2। तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा नंबर 43 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 अंग हो जाएगा इसका। पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम, इसके भी 3 अंग होते हैं जैसे कि और अन्य के भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा राग कर्नाटकी संगीत के मोहनम के समान है। यानी कि हमारे यहाँ का कौन सा ऐसा राग है जिसको कर्नाटक संगीत में मोहनम के समान माना जाता है। तो कौन सा, क्या बिलावल, बिलावल होगा, मालकौंस होगा, भोपाली होगा या भैरवी होगा। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्नाटक संगीत, यहाँ पे क्या बोला है मोहनम, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोपाली। ठीक है, बिलावल को क्या कहते हैं, तो बिलावल को कहते हैं धीर शंकराभरण। क्या कहते हैं, बिलावल धीर शंकराभरण के नाम से ये जाना जाता है। मालकौंस को क्या कहते हैं, मालकौंस को कहते हैं हिंडोलम, हिंडोलम। ठीक है, भैरवी को क्या कहते हैं, भैरवी को कहते हैं हनुमत तोड़ी। क्या कहते हैं, हनुमत तोड़ी कहा जाता है भैरवी को। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है आपके क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे जाते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आप लोग को ये भी जानना जरूरी होता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 45 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि कर्नाटक वीणा के नाम का किस शहर से संबंध है। क्या तंजौर से, मद्रास से, तिरुवनंतपुरम से, मंगलुरु से। क्या यहाँ पे जवाब हो जाएगा, तो कर्नाटक संगीत की अगर बात कर लेंगे तो वीणा का जो नाम हो जाएगा ये आपका तंजौरी वीणा के नाम से हो जाएगा। ठीक है, तंजौरी वीणा, जो कि हमारे यहाँ का क्या, इसको किस नाम से और जानते हैं, तो इसको कहते हैं सरस्वती वीणा, सरस्वती वीणा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 46 नंबर का। पुरंदरदास की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में मिलती है। पुरंदरदास, देखिए एक चीज तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कर्नाटक संगीत के जो पितामह हैं वो आपके पुरंदरदास को ही कहा जाता है। पुरंदर दास। ठीक है, पुरंदरदास को ही कहा जाता है। तो यहाँ पे उनकी रचनाएं पूछ रहा है कौन सी भाषा में अधिकतर है, तेलुगु में, संस्कृत में, कन्नड़ में या मलयालम में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़ में कहा जाता है कि इनकी ज़्यादातर रचनाएं। वैसे तो तेलुगु में भी रचनाएं की है, मलयालम में भी रचनाएं इन्होंने किया है, लेकिन आपका मुख्य रूप से जो है ज़्यादा कन्नड़ भाषा में देखने को मिलता है पुरंदरदास जी की। ठीक है, आपको बताना है पुरंदरदास जी का जन्म किस वर्ष हुआ था। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं हम।
क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 47 नंबर का कि साड़भ जाति में कितने स्वर लगते हैं। देखिए साड़भ जाति जो आपको पता होगा कि स्वरों के आधार पर जो है रागों की भी जातियां बनाई गई है। तो अगर बात कर लें यहाँ पे तो कितनी जातियां, तो 3 जातियां बनाई गई है, जिसमें कि एक आपका औडव, दूसरा आपका हो जाता है साड़भ और तीसरा हो जाता है आपका संपूर्ण। ठीक है, तो औडव वे होते हैं जिसमें कि 5 स्वर प्रयोग होते हैं और साड़भ वे होते हैं जिसमें कि 6 स्वर प्रयोग होते हैं और संपूर्ण वे होते हैं जिसमें कि संपूर्ण यानी कि संपूर्ण स्वर, कहने का मतलब कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत में तो 7 स्वर तो है ही, तो संपूर्ण यानी कि सारा का सारा प्रयोग हो गया तो वो आपका संपूर्ण हो गया। ठीक है, तो साड़भ जाती है तो साड़भ में कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा 6। ठीक है, और इसी के आधार पर जो है जातियां आरोह 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 अवरोह के आधार पर कुल इसकी फिर 9 जातियां हो जाती है। कुल जातियां कितनी हो जाती है, 9। जैसे इसके साथ औडव है तो औडव औडव बनेगा, औडव साड़भ बनेगा, फिर औडव संपूर्ण बनेगा, तो इस तरह से 3 बन गए। फिर साड़भ वाला बनेगा साड़भ साड़भ, उसका बाद साड़भ औडव और साड़भ संपूर्ण। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो है आपके 9 जातियां हो जाती हैं। संपूर्ण बनेगा तो संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण औडव और संपूर्ण साड़भ हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 48 नंबर का क्वेश्चन है कि अचल स्वर कौन सा है। देखिए हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 2 प्रकार के स्वर होते हैं, कहीं से भी देखें तो 2 प्रकार के, शुद्ध और विकृत, चल और अचल। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या पूछा, अचल स्वर। तो अचल स्वर जो आपका होता है सा और प, जो कि नहीं चलते हैं, यानी अपने जगह पे स्थिर रहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि सा कभी भी कोमल या तीव्र नहीं होता है और प कभी भी कोमल या तीव्र नहीं होता है। तो सा हो और प हो, ये क्या कहते हैं, अचल यानी कि नहीं चलने वाले स्वर हैं। ठीक है, अचल यानी नहीं चलने वाले। तो यहाँ पे देखेंगे आंसर में ध होगा, नहीं भाई ये नहीं होगा, प होगा जी ये होगा, ग होगा क्या नहीं होगा, और नी भी आपका अचल नहीं होगा। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इसका आंसर पहले कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी प और एक आपका है सा, ये दोनों अचल स्वर है यानी सा प। ध के कोमल हो जाते हैं स्वर, कोमल ध होता है, कोमल ग भी आप लोगों ने देखा होगा और कोमल नी भी आप लोगों ने देखा होगा। तो भाई इसके तो 2-2 रूप हो गए, तो कैसे ये अचल होंगे, ये तीनों किस में आ गए, ये तीनों चल स्वर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे 49 नंबर का कि इनमें से कौन सा आश्रय राग है। तो आश्रय राग की बात कीजिएगा तो वह राग जो कि अपने थाट के नाम से ही उत्पन्न हुआ है, थाट के नाम से ही जाना जाता है, तो वह राग आश्रय राग कहलाता है ना। तो कौन सा थाट के नाम से, हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की अगर बात कर लेंगे तो इसमें कितने थाट हैं, 10 थाट हैं। तो 10 थाट जो हैं तो इसमें कह सकते हैं हम लोग कि 10 आश्रय राग भी होंगे। कितने, 10 थाट हैं तो 10 आश्रय राग भी होंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम से तो इसकी उत्पत्ति हुई है। तो बताना है इसमें आपको कि कौन सा जो है आश्रय राग है। क्या भोपाली है, नहीं, क्योंकि भोपाली तो खुद ही कल्याण थाट से उत्पन्न होकर आया है। भैरव है, जी हाँ इसका आंसर भैरव हो जाएगा। बिहाग है क्या, नहीं, क्योंकि ये खुद ही बिलावल थाट से उत्पन्न हुआ है। वृंदावनी सारंग होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही काफी थाट से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी भैरव। आगे देख लेते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। देखिए एक चीज आप लोग को बता दें कि आप लोग को पीडीएफ के लिए बोले थे, तो दोस्तों आप लोग को पीडीएफ के लिए 199 का पेमेंट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो 199 पेमेंट करने के बाद आप लोग को पीडीएफ जो है, जो भी आपका प्रीवियस जो भी बीपीएससी का करवाए हों या फिर एस्टेट का करवा रहे हैं या फिर और भी जो प्रीवियस क्वेश्चन क्लास जो हुए हैं, उन सभी का पीडीएफ जो है आप लोग को मिल जाएगा, मात्र 199 में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो 199 आप लोगों को कैसे पेमेंट करना है, इसके लिए व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9122366282। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे लिखिएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए। ठीक है, पीडीएफ चाहिए, उसके बाद फिर आप लोगों को वहां से हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। आगे आने वाले क्लास का भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे और जो भी पहले भी क्लास हुआ है उसका भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, प्रीवियस ईयर हो या फिर आपका कोई भी हो क्लास। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और एक चीज़ कि कब तक पीडीएफ, तो दोस्तों आपके एग्जाम्स तक आप लोग को पीडीएफ दे देंगे केवल 199 में ही। ठीक है, तो जो भी लेना चाहते हैं भाई 199 पेमेंट कर दीजिएगा और उसके बाद फिर आप लोग, क्योंकि देखिए बहुत छोटी रकम है ये, कुछ ज़्यादा कोई खास तो है नहीं, आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से 199 है ना। चलिए तो आते हैं प्रश्न के ऊपर। तो प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि राग स्त्री का गायन समय क्या है।
तो राग श्री के अगर हम गायन समय की बात कर लेंगे, क्या सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के समय, रात्रि काल में या दोपहर में, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राग श्री जो है ये आपका कौन सा थाट का है, पूर्वी थाट का राग है। कब गाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्यास्त के समय। और ये क्या है, सायकालीन संधि प्रकाश राग है। क्या है, सायकालीन, सायकालीन संधि प्रकाश राग। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।